जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, इससे पहले कि इस हफ्ते की कहानी पर मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस को आपने जो प्यार दिया, उसे जो शेयर किया, जो लाइक्स दिए, उस पर जो कमेंट्स किए, उससे काफी प्रोत्साहन मिला। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा और आप जो वक्त इस चैनल पर गुजार रहे हैं उसकी आपको वैल्यू मिलेगी। तो बात करते हैं इस हफ्ते की कहानी की। तो इस हफ्ते की कहानी दाऊद इब्राहिम के ऊपर नहीं है। इस हफ्ते की कहानी दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर पर है। जैसा कि सभी जानते हैं, दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर एक पुलिस कांस्टेबल थे। मुंबई पुलिस के सीआईडी में वो काम करते थे। अब यह कहानी ऐसी है कि एक बार दाऊद के इन पिता ने एक पत्रकार को अगवा कर लिया था। ना केवल उस पत्रकार को अगवा किया था, बल्कि उसके साथ उसके फोटोग्राफर को भी अगवा कर लिया था और 4 दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखा था। लेकिन यह जो किडनैपिंग उन्होंने की थी, वो किसी जबरन उगाही के लिए या रैंसम के लिए, पैसों के लिए नहीं की थी। इसके पीछे एक अलग कारण था, और कारण ऐसा था कि जिसमें वो अपने बेटे की हिफाजत करना चाहते थे। दाऊद और दाऊद के जो बाकी के भाई हैं, आमतौर पर कोई भी पिता जो है चाहता है कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे, महफूज रहे। तो ये मामला कुछ वैसा ही था। अब ये कहानी जुड़ी हुई है जिन पत्रकार को अगवा किया था दाऊद के पिता ने डी कंपनी के बाकी के सदस्यों के साथ में मिलकर। उनका नाम है शराफत खान। ये एक उर्दू के पत्रकार हैं। दक्षिण मुंबई का ग्रैंड रोड इलाका है, वहां पर एक पुरानी इमारत है। उस इमारत की निचली मंजिल पर एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। तो मेरी हाल ही में उनसे मुलाकात हुई। मैं ग्रैंड रोड में उनके उस दफ्तर पर पहुंचा। बॉम्बे प्रेस नाम का ये एक हिंदी अखबार निकालते हैं जिसमें क्राइम से जुड़ी हुई खबरें छपती हैं। तो मैं वहां पर गया, मैंने इनसे मुलाकात की। 73 साल के हो गए हैं शराफत खान जी, लेकिन इनकी याददाश्त बड़ी ही मजबूत है और अब से 40-50 साल पहले तक की किस्से कहानियां इनको याद हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कि दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला, अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, इन तमाम लोगों को सामने से देखा, उनके साथ में इंटरैक्ट किया, उनसे बातचीत हुई और काफी कुछ उस दौर के घटनाक्रम के ये गवाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये कहानी आप शराफत खान जी के मुंह से ही सुने। मैंने जब उनसे मुलाकात की और बात की तो उन्होंने क्या मुझे बताया, ये सुनिए। शराफत जी, ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कि दाऊद इब्राहिम ने आपको एक तरह से किडनैप कर लिया था, कुछ देर तक अपनी गिरफ्त में रखा था। वो मामला पूरा क्या था? कि जब मैं अखबार आलम में काम करता था, उसके लिए क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जिनका नाम था जॉय रिफल। जॉय रिफल मेरे पास आए, मुझसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम पर एक स्टोरी कर रहा हूं और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्या चाहिए ये बताइए मुझे। बातचीत हुई। उसके बाद में जॉय रिफल ने ये कहा कि मुझे उसके गैंग के लोगों के कुछ फोटोग्राफ चाहिए और उनकी जानकारी चाहिए। मैंने उनको बताया कि ठीक है, मैं फोटोग्राफ का इंतजाम करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से आपको फोटो मिल पाएंगे और किस तरह से आपको स्टोरी में मेरी मदद मिलेगी। तो होता यह है कि मैंने जावेद एहतशाम नामी एक प्रेस फोटोग्राफर थे, उनसे कांटेक्ट किया, जो मेरे लिए काम करते थे और अखबार आलम के लिए भी प्रेस फोटोग्राफी करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फोटोग्राफ लेकर आता हूँ, लेकिन वो हाल के तो नहीं होंगे, पहले के होंगे, पार्टी के होंगे, शादियों के होंगे। इस तरह से मैंने जावेद एहतशाम को तैयार किया। जावेद एहतशाम तैयार हो गए और उन्होंने उनके पास जितने फोटोग्राफ थे, जिसमें खालिद पहलवान, हनीफ,
हनीफ कुत्ता या हनीफ मोहतरम, और उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम, और साथ में उनके भाई इकबाल कास्कर, नूरा कास्कर और अनीस, सभी के फोटो जावेद एहतशाम ने अखबार आलम के ऑफिस में लाकर दिए। मेरे साथ में उस वक्त क्या था कि असलम किरतपुरी भी काम करते थे और मैं भी, और हमारे साथ में और एक और क्राइम जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था सईद हमीद। तो इस तरह से जॉय रिफल जो मैगजीन में काम करते थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का था और नाम था ऑनलुकर। मेरे ख्याल में उस वक्त ये बात थी कि शायद ये तो नागपाड़ा के लोग हैं, नागपाड़ा का गैंग है, डी कंपनी नागपाड़ा में ही पैदा हुई थी और नागपाड़ा से पहली बड़ी। जावेद एहतशाम ने फोटोग्राफ उसके शादी के लिए थे और साथ साथ ही उन्होंने पार्टियों के भी कुछ फोटोग्राफ थे जिसमें मैंने बताया ना कि किस किस के थे और किस तरह से फोटो मेरे पास आए। तो हमने पूरी कहानी, दाऊद किस तरह बढ़ा, दाऊद ने किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से उसका गैंग आया और किस तरह से दाऊद इब्राहिम का गैंग पठान गैंग से टकराया, वो सारी मालूमात मैंने ऑन लुकर के जॉय रिफल को दी और उन्होंने सारा मामला नोट कर लिया। तो हुआ ये कि मैं ये समझता था कि ये नागपाड़ा की गैंग ये तो उर्दू वाले हैं, ये अंग्रेजी क्या जानते होंगे, अखबार नहीं पढ़ते होंगे, आपको ऐसा लगा होगा। जी जी, ये तो हिंदी या बहुत से बहुत हिंदी में जाएंगे और खास तौर से उर्दू अखबार ही चलते थे उस जमाने में, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए जितेंद्र भाई कि जैसे ही वो पब्लिश हुआ मामला, वो स्टोरी ऑन लुकर में जी, जब ऑन लुकर में पब्लिश हुई तो उसके 2 दिन बाद ही धमाका हो गया। और पूरी डी कंपनी में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, किसने छापा, कौन है, पकड़ के लाओ, ये करो। ये वो वक्त था जब उसका उरूज का टाइम था। ऐसा वक्त था कि दाऊद गैंग जो भी चाहती मुंबई में करती थी, उसको कोई नहीं रोक पा रहा था। मतलब दाऊद गैंग स्थापित हो चुकी थी मुंबई में, मुंबई के अंडरवर्ल्ड जी हाँ। और ये जो फोटो छपा था उस अखबार में, किस तरह का फोटो था जिसकी वजह से दाऊद को इतनी आपत्ति हुई कि मेरा ये फोटो अखबार में कैसे छप गया? बाद में तो बड़ा शौकीन हो गया था दाऊद फोटो खिंचाने के। हाँ, हुआ ये कि वो फोटो की आपत्ति ये थी कि जिन लोगों के नाम नहीं थे, जिसको लोग नहीं जानते थे, जिनको पुलिस नहीं जानती थी, या जिनको उनके विरोधी गैंग नहीं जानते थे, उनके मुखालिफ गैंग नहीं जानते थे, उनके सामने फोटो आ गए। जैसे कि खालिद पहलवान थे, हनीफ कुत्ता था, अनीस इब्राहिम था, इकबाल कास्कर था, इकबाल मिर्ची था। तो ये वो लोग थे जिनके फोटो उस वक्त तक आए नहीं थे। अच्छा, ये लोग इतना तभी जो है इनफेमस नहीं हुए थे, इतना चर्चित नहीं हुए। दाऊद चर्चित हो गया था, लेकिन ये बाकी के लोग नहीं थे और इनकी भी तस्वीर ओपनली आ गई थी और इस बात पर दाऊद को ऐतराज था। बिल्कुल, और इतना कड़ा ऐतराज कि पूछिए मत। उन्होंने अपने सारे लोग दौड़ा दिए इस मामले को कि पूछो, पकड़ो, कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने ये फोटो। और वो फोटो किसी शादी में ली गई थी, शादी में और पार्टी में। 2-3 तरह के फोटो थे, जिसमें शादी भी थी, जिसमें पार्टियां भी थी। तो ये फोटो आने के बाद में लोगों को पता चल गया कि ये लोग हैं जो डी कंपनी के लिए काम करते हैं। तो मामला इतना बड़ा कि उन्होंने ये पता लगा लिया फौरन ही कि ये एक उर्दू अखबार आलम के लोगों ने इस अंग्रेजी अखबार में पब्लिश करवाया है, छपवाया है। तीसरे दिन डी कंपनी के कई लोग अखबार आलम के दफ्तर में आ धमके और डराने धमकाने के लगे कि चलो तुमको दाऊद भाई ने बुलाया है। बल्कि दाऊद भाई भी नहीं कहा, भाई ने बुलाया है। क्योंकि भाई के लफ्ज आ चुका था, दादा लोग भाई पे कहलाने लगे थे। तब हमारे एडिटर खलील जाहिद थे, वो भी डर गए, घबरा गए कि ये क्या हुआ।
किसी की हिम्मत नहीं थी उस वक्त कि दाऊद के सामने या उनकी गैंग के सामने कुछ बोल सकता, क्योंकि पठान गैंग और इनमें गैंगवार चल रहा था और खून खराबा था, तो एक हाँ। दहशत थी इनकी और लोग मारे जा रहे थे। इकबाल नातिक मारा गया था, जो उर्दू अखबार का। पठान गैंग ने इकबाल नातिक नाम के पत्रकार की हत्या कर दी थी, हत्या क्योंकि पठान गैंग को ऐसा लग रहा था कि वो दाऊद के कहने पर पठान गैंग के खिलाफ लिख रहा था। जी बिल्कुल सही बात। तो इस तरह के मामले चल रहे थे। तो खलील जायद ने कहा उन लोगों से, डी कंपनी के लोगों से, कि भाई ठीक है, जिन लोगों ने काम किया है मैं उन लोगों को बुलाता हूँ और आप देख लेना, उनसे बात कर लेना कि क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है। तो अगले दिन उन्होंने आने का वादा किया, तो खलील जायद ने हमें भी बुला लिया कि भाई तुम आओ और अपना ये मामला क्लियर करो। डरते सभी थे और हम भी डरते थे। हिम्मत किसी में नहीं थी, सभी लोग डरते थे। तो हम पहुंचे अखबार आलम के ऑफिस में। शाम का शायद 7, 7:30 का वक्त था। जावेद एहतशाम को भी मैंने बुला लिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा मामला है और बात जान पर आ गई है, मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये कुछ भी करेंगे। तो हम 7:30 बजे जब ऑफिस में पहुंचे तो हमसे पहले वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे। तो हमारे आते ही उन्होंने कहा कि आपको चलना है। भाई कहाँ चलना है? आप किसके ऑफिस में पहुंचे? अखबार आलम के ऑफिस में पहुंचे, तो वहां पर डी कंपनी के लोग पहले से आपका इंतजार कर रहे थे। जी हाँ। और आपके वहां पहुंचने के बाद आपको कहा गया आपको चलना है। आपको चलना है। हाँ। हमने कहा कहाँ चलना है? हाँ। तो उन्होंने कहा बोरी मोहल्ला चलना है, भाई ने बुलाया है। बोरी मोहल्ला वही पाक मोड़िया स्ट्रीट है, जो दाऊद वाली गली। वही हाँ, मुसाफिर खाना, हाँ, जो डी कंपनी का अड्डा था, जी, जहां से वो सारी अपनी सरगर्मियां चलाते थे। जी। तब खलील जायद ने कहा कि भाई आप जाइए और मामले को साफ कीजिए। तो मैं, जावेद एहतशाम और जरा हमने कहा कि भाई कोई और हमारे साथ कर दो। हमें भी खुद भी डर लग रहा था कि जाने क्या हो। तो खलील जायद ने फिर असलम किरतपुरी को हमारे साथ किया। तो हम 3 लोग उनके साथ एक गाड़ी में बैठकर उनके मुसाफिर खाना पहुंचे, जहां कई लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, जिसमें खालिद पहलवान भी था, हनीफ कुत्ता भी था, और जो सबसे बड़ी बात थी वो दाऊद के पिता की थी, उनके वालिद की, इब्राहिम कास्कर की। वो खुद भी इंतजार कर रहे थे। ओहो। तो इब्राहिम भाई ने हमें देखते ही पहले तो गालियां दी, गुस्सा किया और ये कहने लगे कि किसकी इजाजत से तुमने छापे ये फोटो? और हम तो पत्रकार थे, हमारा तो काम था इस तरह की स्टोरी करना या इस तरह खबरें देना लोगों को, क्राइम के बारे में बताना कि किस तरह से क्राइम हो रहा है। तो जॉय रिफल ने कहा कि देखिए ये स्टोरी मैंने की है, मैं जिम्मेदार हूँ, इन्होंने मेरी मदद की है, इन्होंने मुझे कुछ जानकारियां दी, ये शराफत भाई हैं, इन्होंने जानकारियां दी, और ये जावेद एहतशाम है, इन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिए। तो सभी लोग, जिसमें इब्राहिम कास्कर भी थे, दाऊद इब्राहिम के पिताजी, और हनीफ कुत्ता, या हनीफ मोहतरम, जिनका नाम बाद में मोहतरम कर दिया गया, वो, और खालिद पहलवान, इन लोगों ने कहा नहीं आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपने जो फोटोग्राफ छापे हैं, जो कहानी छापी, जो स्टोरी की है, इसमें आपका हाथ तो है, आपके साथ साथ में हमारे विरोधी गैंग का भी साथ है आपको। उन्होंने आपको कितने पैसे दिए, कितने रुपए आपने लिए जो ये फोटो छापे? क्या आपने इसलिए फोटो छापे कि हमारी शनाख्त हो जाए, हमें वो जान ले, हमें पहचान ले और हमारा गेम कर दें? गेम करने का मतलब होता है मार देना। हाँ।
हमने कहा नहीं, हमारा तो ये मतलब ही नहीं था, और जॉय रिफल का भी ये मतलब नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया का वो उस वक्त का अच्छा मैगजीन था। तो जॉय रिफल सफाई देने लगे कि भाई देखो, ये मकसद नहीं है हमारा, किसी से कांटेक्ट नहीं है, हम आपके विरोधी गैंग को तो जानते भी नहीं है, तो हम पैसे क्या लेते उनसे जब हमारी जानकारी में नहीं है वो आपके विरोधी गैंग। तो इब्राहिम भाई, मतलब जो दाऊद के पिताजी, वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी। तब वो हनीफ कुत्ता आगे बढ़ा, उसने कहा कि देखिए मैं बात करता हूँ। वो अच्छी अंग्रेजी जानता था, अच्छी इंग्लिश बोलता था। वो जाहिर से उसने कुछ बातें की अंग्रेजी में, पूछा कि भाई मामला क्या है बताओ। तो जाहिर ने साफ साफ कहा कि भैया मैं तो एक पत्रकार हूँ और उसी के नाते मैंने एक स्टोरी की है, आप हमें पकड़ के यहाँ ले आए, तो आप हमारे साथ जो भी सुलूक करें, लेकिन असलियत ये है कि ना हमने किसी से पैसे लिए हैं, ना किसी ने हमसे कहा है कि ये आप खबर छापिए, ना इसके लिए किसी का दबाव था हम पर। ये सारी बातें क्लियर कर दी। तो हनीफ जरा थोड़े से ठंडे हुए, तो खालिद पहलवान भड़क गए कि नहीं, अगर तुम्हारी बात नहीं तो जावेद एहतशाम ने तुमको फोटोग्राफ कैसे दिए? अगर इनको हम अपनी पार्टी में ना बुलाते या शादियों में हम ना इनको कहते कि भाई तुम हमारे फोटो के लिए फोटो सेशन करो और फीस लो अपनी, हमने तो इनको फीस देके अपना काम करवाया, इनको पैसे दिए हर फंक्शन के, जो भी फंक्शन इन्होंने कवर किया है। तो इनका काम ये था कि वो फोटो हमको देते, ना कि तुमको क्यों दिए? किस तरह से मुतमईन करे, किस तरह से उनको समझाए? तो ये समझ लीजिए भाई कि वो जान पर बनी थी, हर कोई मारने पर ही तुला था, छोड़ने की तो बात ही कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने बस धक्के मुक्के थोड़े दिए, लेकिन ऐसा नहीं किया कि बहुत ज्यादा मारा वो। हाँ, ऐसा नहीं किया किसी ने टॉर्चर ज्यादा, लेकिन डराया धमकाया। उसके बाद में इनके इब्राहिम कासकर, दाऊद के पिताजी, वो तो मानने को तैयार नहीं। वो उनका ये कहना है कि नहीं, इनको छोड़ो ही मत, इनको पठान गैंग ने पैसे दिए हैं और हमारे फोटो छपवाए हैं। वो हमसे डायरेक्ट सवाल कर रहे थे कि आखिर तुमको क्या मिला, और हम बार बार सफाई दे रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला, हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर आपके और उनके बीच में जब ये बातचीत हुई, उसके बाद आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद में हमें कम से कम 8 घंटों तक बोरी मोहल्ला में रोका गया, वहां पे उनके अड्डे पे उनके अड्डे पे रखा गया। हाँ, न चाय न पानी न कुछ खाना, कोई चीज नहीं। इस तरह से कि जैसे कैदी को रखते हैं जेल में या पुलिस लॉकअप में रखती है कैदियों को या पकड़े जाने वालों को, इसी तरह से हमको एक जाली के दरवाजे में बंद कर दिया गया था। फिर 8 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद में फिर हमें निकाला। फिर हनीफ अकेला सामने आया कि बोले देखो भाई तो अभी निकल गए हैं यहाँ से, और तुमने उनके बारे में ये छापा है, आइंदा आप ये छापेंगे नहीं, किसी भी तरह की स्टोरी करेंगे नहीं हमारे ताल्लुक से, न अच्छी न बुरी। आपके ऑनलुकर में कुछ भी नहीं छपना चाहिए, और हमें भी वार्निंग दी कि तुम्हारे अखबार आलम में भी कोई खबर नहीं आनी चाहिए कि आज क्या हुआ और हम लाए तुमको या हमने बात की तुमसे, ये कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। फिर इब्राहिम कासकर फिर आ गए, दाऊद के पिताजी। वो बोले कि नहीं, तुमने जो छापा है ना, जॉय रिफल से वो बात कर रहे थे, जॉय रिफल को ये कह रहे थे कि देखो तुमने जो छापा है अब तुम खंडन करो, ये कहो फ्रंट पेज पे कि
हमसे गलती हो गई है, हम माफी मांगते हैं, फ्रंट पेज पे माफी मांगो। जॉय रिफल भी परेशान कि यार इतना बड़ा मैगजीन माफी कैसे मांगेगा। उसने कहा देखिए ये माफी मांगने वाली बात जाने दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये मानेंगे नहीं कोई भी माफी मांगने वाली बात। मेरी बात है, मैं चाहूंगा तब भी नहीं मांग सकता मैं माफी, क्योंकि ये छोटा मोटा मैगजीन नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही कि एक काम और करो आप, जितने भी फोटोज हैं और नेगेटिव्स हैं इसके, ये सब हमें वापस लाके देना है। आप जो छपा है उसके सारे फोटो और सारे नेगेटिव, उस वक्त नेगेटिव होते थे और फोटो होते थे, तो फिर हामी भर ली जॉय रिफल ने कि मैं लाके दे देता हूँ आपको, आपको लाने के बाद में आप इस मामले को खत्म समझना। तब जाके और उसने कहा कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं वो फोटोग्राफ लाके आपको दे दूंगा, नेगेटिव भी आपको लाके दे दूंगा, और इनको भी आप छोड़ दीजिए, इनके कोई कसूर नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ मुझे कोऑपरेट किया, मेरी मदद की एक स्टोरी करने में, जो के करते हैं एक दूसरे के लिए, सारे पत्रकार करते हैं। तब भी उन्होंने हम तीनों को छोड़ दिया, मुझे, असलम किरतपुरी को और जॉय रिफल को, और जावेद एहतशाम को कहा कि तुम रुकना है अभी, तुमको अभी हम छोड़ेंगे नहीं, तुमसे बात करेंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद में जॉय रिफल ने वो फोटो लाके दिए, वो नेगेटिव लाके दिए, सारी चीजें लाके दी, और उनके हवाले की, उनके बुरी मोहल्ला जाकर उन्हें बताया कि भाई देखो ये है सारी चीजें, अब दोबारा हम नहीं छापेंगे स्टोरी, ये कहानी। और फिर जावेद एहतशाम को छोड़ा नहीं उन्होंने, 4 दिन तक उसको मुसाफिर खाने में कैद रखा, और उसकी जो दादी थी वो मेरे घर पर आई, वो मुझे जानती थी, बाजू की बिल्डिंग में हमारे रहता था जावेद एहतशाम, लतीफ बिल्डिंग में और मैं दीनानाथ बिल्डिंग में। तो वो आगे रोती थी, बूढ़ी थी, बूढ़ी औरत थी दादी, कहती थी मेरे बेटे को तुमने मरवा दिया, तुम क्या करोगे पता नहीं, शराफत खान तुमने क्यों फंसा दिया मेरे बेटे को। हालांकि गलती की कोई बात नहीं थी, फोटो छपने थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इतनी सी बात पर डी कंपनी में इतना वबाल आ जाएगा और इतना बड़ा मामला हो जाएगा। फिर 4 दिन के बाद उसको छोड़ा, 4 दिन के बाद में फिर जावेद एहतशाम को छोड़ा, वो बेचारा सूख गया था, कांटा जैसा हो गया था 4 दिन। इसके बाद आपने किसी घटना की क्या कोई पुलिस में शिकायत की या फिर मामला उधर ही खत्म हो गया? नहीं, मामला खत्म हो गया। उस वक्त में मैं कह रहा हूँ डी कंपनी का इतना उरूज था कि उनके खिलाफ एक कदम भी, एक स्टेप भी उठाना बहुत मुश्किल था। क्या बाद में दाऊद से आपकी जब मुलाकात हुई तो इस वाकये का जिक्र हुआ इस सिलसिले में? बस दाऊद तो निकल गया था ना, उसी दौरान निकला है वो, उसने दुबई, ये 1986 की बात है। हाँ 1986 की बात है ये। अखबार आलम में मैं काम करता था जी, तो दाऊद उसी वक्त, मतलब उसी हफ्ते में शायद वो निकल गया और हमें पता चल गया था कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ दी है। उसके बाद में भी कई ऐसी बातें हुई, जैसे कि अभी उनकी माँ का इंतकाल हुआ था, आमना बी का, दाऊद की माँ का, तो भी हमें पहले वार्निंग आ गई थी कि आप उस ताल्लुक से कुछ नहीं छापेंगे, उनकी मौत की खबर भी आप अपने अखबार में नहीं छाप सकते। तो इस कदर दुश्मनी हो गई थी अखबार आलम से या हमसे, दाऊद इब्राहिम की। तो एक सच्चा अनुभव था जो शराफत खान जी ने हमसे साझा किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात रखिएगा। और चलते चलते एक और बात, शराफत खान जी ने एक किताब लिखी है, उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है बॉम्बे के डॉन। ये किताब देख लीजिए, ये उसका कवर पेज है
और ये मुंबई अंडरवर्ल्ड पर किसी आम किताब के जैसी नहीं है। जैसे कि बाजार में बहुत सारी अंडरवर्ल्ड पर किताबें आई हैं और एक बहुत मशहूर लेखक हैं जो खुद को इंडिया बेस्ट क्राइम राइटर बोलते हैं। ये किताब उनकी लिखी किताबों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि इस किताब को शराफत खान जी ने खुद जिया है। बीते 50-60 सालों में मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो कुछ भी घटित हुआ, छोटा शकील, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम के दौर से पहले के जो डॉन थे, करीम लाला, हाजी मस्तान, उस दौर की कहानी भी इस किताब में है। और ये कहानियां जो उन्होंने खुद जी हैं, खुद उन तमाम किरदारों से मिले हैं, इन्होंने बहुत सारी घटनाओं को खुद घटित होते हुए देखा है। तो ये किताब 2 भाषाओं में है, उर्दू में और हिंदी में। ये हाल ही में प्रकाशित हुई है, बॉम्बे के डॉन। और पहले जब ये किताब उर्दू में प्रकाशित हुई थी और जब मुझे इस किताब के बारे में पता चला, तो मैंने शराफत खान जी को कहा कि जिस तरह की जानकारी आपके पास है और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो मुझे लगता है कि ये हिंदी भाषी दर्शकों तक भी, हिंदी भाषी पाठकों तक भी जो है ये कहानियां जानी चाहिए। और ऐसे में मैंने उनको सुझाव दिया कि इसका हिंदी में भी प्रकाशन हो। तो फिर उन्होंने फिर से वही पूरी किताब हिंदी में लिखी, अपनी उर्दू किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किया और अब ये किताब छपकर आ गई है। तो जो लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं या फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्राइम पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि इस किताब को वे जरूर पढ़ें। ये किताब अमेजॉन पर भी उपलब्ध है और बाकी के तमाम बड़े बुक स्टॉल्स पर भी ये किताब आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।